हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया हेयर, योर एजुकेटर। तो स्टूडेंट, हमने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का टॉपिक शुरू किया हुआ है। पिछले क्लासेस में आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ऑफर्स का हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट हो चुका है। देन हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होती हैं? ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट एसेंशियल है। पहले ऑफर होना चाहिए, देन उसके बाद लॉफुल एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, ज़रूरी है ये। In the terms of Section 2, subsection B of the Act, the term acceptance is defined as follow. Section 2, subsection B में जो बताया गया है एक्सेप्टेंस का मीनिंग वो क्या है? जब कोई पर्सन जिसको हम प्रपोजल देते हैं, जब वो अपनी असेंट दे देता है उस प्रपोजल के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं कि उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। और जो प्रपोजल होता है जब एक्सेप्टेड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो प्रपोजल प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ये कहता है, व्हेन अ पर्सन टू हुम द ऑफ प्रपोजल इज मेड या ऑफर इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू, वो उसके लिए अपनी असेंट दे देता है, अपनी रजामंदी बता देता है, अपनी हाँ देता है, तो वो जो एक्सेप्टेंस मानी जाती है और वो एक्सेप्टेंस क्या बन जाती है? प्रॉमिस बन जाती है। जैसे एक पर्सन है, व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जैसे ए ने ऑफर किया सेल करने के लिए कार को बी को, तो बी को हेयर द प्रपोजल इज मेड टू बी, जो प्रपोजल दिया है वो ए ने दिया है, किसको दिया है? बी को दिया है। अब ए ने ऑफर दे दिया है, बी ने क्या देनी है? बी ने प्रपोजल देनी है। द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, किसको दिया है हमने? बी को दिया है। तो बी यहाँ पे अपनी कंसेंट सिग्निफाई करेगा कि उसको ये ऑफर मंजूर है, ये प्रपोजल उसने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर वो हाँ कर देता है, अपनी कंसेंट दे देता है, तो वो जो प्रपोजल है वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। ठीक है। व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज असेंट ऑन दैट प्रपोजल, वी कैन से दैट द प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड। जब कोई पर्सन प्रपोजल के ऊपर अपनी कंसेंट दे देता है तो वो प्रपोजल क्या कहा जाता है? वो प्रपोजल एक्सेप्टेड माना जाता है। एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस, जो एक्सेप्टेड प्रपोजल होते हैं वो प्रॉमिस बन जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर ये कुछ चंद लाइनों में समझाया गया है। ओवरव्यू में मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपको क्या बताया गया है। यहाँ पे बात करी है एक लाइटेड मैच की और एक टिन ऑफ गन पाउडर की। अगर हिंदी में समझाऊँ मैं आपको सिंपल शब्दों में, तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि बारूद का गोला जो है, और ऑफर को बारूद की लड़ी बताई गई है। ठीक है। ऑफर को पटाखों की लड़ी कह सकते हो आप, और जो एक्सेप्टेंस है उसको मैच बॉक्स बोला गया है। ठीक है। इसमें आपको ये बताया गया है कि अगर किसी ने ऑफर दी है, उस ऑफर को एक्सेप्ट होने से पहले पहले अगर कोई पर्सन वापस लेना चाहता तो ले सकता है, उसके बाद उसको वापस नहीं लिया जा सकता। जिस तरह से पटाखों की लड़ी में अगर आग लगा दी जाए, आग लगने से पहले पहले अगर उसको हटा लें तो वो बच जाएगी। अगर आग लग गई, माचिस की तीली उसके पास आ गई, उसने माचिस की तीली के साथ टच कर लिया, तो वो सारा का सारा वहाँ पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है। एक्सप्लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रेन ऑफ गन पाउडर है वो बारूद की लड़ी को ही बोला गया है। तो रिलेशनशिप बताया है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का। समझते हैं क्या बताया गया है। विलियम एंसन के अकॉर्डिंग उन्होंने ये रिलेशनशिप बताया है। अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंसन, एक्सेप्टेंस इज टू द ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। जो एक्सेप्टेंस है वो एक तरह की मैच की तरह ही, लाइटेड जलती हुई माचिस की तरह ही काम करेगी। किसको? ट्रेन ऑफ गन पाउडर को, बारूद की लड़ी को। तो उसी तरह से यहाँ पे जो बारूद बोला गया है, गन पाउडर बोला गया है, वो ऑफर को बोला गया है। और जो मैच बॉक्स बोला गया है, वो लाइटेड मैच बोला गया है, वो एक्सेप्टेंस को बोला गया है। इस ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है व्हाट एक्सेप्टेंस ट्रिगर्स कांट बी रिकॉल्ड और अनडन। अगर जो एक्सेप्टेंस हो जाती है तो उसके बाद ऑफर को अनडन नहीं किया जा सकता, कांट बी रिकॉल्ड।
देयर इज़ अ चॉइस टू द पर्सन हु हैड द ट्रेन टू रिमूव इट बिफोर द मैच इज अप्लाइड। जिसके पास ये ट्रेन है, मतलब जिसके पास ये लड़ी है, बारूद की लड़ी है, उसके पास ये चॉइस है कि वो इसको पहले पहले हटा ले, अगर वो उसको बचाना चाहता है तो। अगर किसी ने ऑफ़र दिया है, ऑफ़र देकर अगर वो कुछ ऑफ़र में चेंजेस करना चाहता है या ऑफ़र को देना नहीं चाहता, तो इस ऑफ़र को वो पहले पहले रिमूव कर ले, सामने वाली पार्टी की एक्सेप्टेंस से पहले पहले रिमूव कर ले तो ठीक है। अगर एक्सेप्टेंस मिल गई उसके बाद वो रिमूव नहीं कर सकता, विथड्रॉ नहीं कर सकता। इट इन फैक्ट मीन्स दैट द ऑफर कैन बी विथड्रॉन जस्ट बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। जो ऑफर है वो एक्सेप्टेंस के बिल्कुल पहले ही अगर विथड्रॉ करनी है तो कर सकते, उसके बाद नहीं कर सकते। जो एक्सेप्टेंस है वो कन्वर्ट कर देती है ऑफर को किस में, प्रॉमिस में। तो उसके बाद ये बहुत लेट हो जाता है, बाद में प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते, बाद में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हम। दिस मीन्स एज सुन एज द ट्रेन ऑफ गन पाउडर इज लाइटेड इट वुड एक्सप्लोड। जैसे ही वो बारूद की लड़ी को आग लगा दी जाएगी तो वो ख़त्म हो जाएगी, वो विस्फोट कर देगी वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफर जो है उसको ट्रेन ऑफ गन पाउडर बोला है और जो एक्सेप्टेंस है उसको लाइट बोला है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। ऑफ़र ने अगर ऑफ़र को अगर आपने बीच में रोकना है या अनडन करना है, तो कैसे करोगे, अनडू करोगे उसको, तो ऑफ़र्स की एक्सेप्टेंस से पहले पहले करोगे। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑफर इज इन itself can't create any legal relationship, but its acceptance by the offeree which creates a legal relationship। ऑफर जो है वो अपने आप में लीगल रिलेशनशिप नहीं बनाता, लेकिन जब उसको एक्सेप्टेंस मिल जाती है उसके बाद आपके बीच में लीगल रिलेशनशिप बनता है ऑफरर और ऑफरी के बीच में। वंस एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। जब ये ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है ये प्रॉमिस बन जाता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, रिवोक नहीं किया जा सकता, विदड्रॉ नहीं किया जा सकता। एन ऑफर रिमेन्स एन ऑफर सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होती तब तक वो ऑफर ही रहेगी। जब वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगी पार्टी तो वो क्या बन जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगी एज सुन एज इट इज़ एक्सेप्टेड। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं रूल्स, लीगल रूल्स रिगार्डिंग द वैलिड एक्सेप्टेंस। वैलिड एक्सेप्टेंस के क्या क्या रूल्स हैं। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। बिल्कुल सही है जी, जिसको ऑफर दिए सिर्फ वो ही अपनी एक्सेप्टेंस देगा, आसपास की पार्टी वाले नहीं देंगे। ए और बी दोनों एक ही फैमिली में रहते हैं, या कह लो कि दोनों हस्बैंड वाइफ है। सी ने बी को ऑफर दी है तो उसका आंसर बी ही करेगा, उसकी जो आंसर है वो बी के बिहाफ पर ए नहीं करेगा। जिसको ऑफर दी है वो पर्सन ही क्या करेगा, एक्सेप्टेंस देगा। जैसे यहाँ पे एक हमारे पास बोल्टन वर्सेस जोन्स की केस स्टडी है। इसमें आपको क्या बताया गया है, बोल्टन ने जो बिजनेस है वो परचेज किया था ब्रोकलिस्ट से। जॉन ने कहा, जॉन जो कि ब्रोकलिस्ट का क्रेडिटर है, ठीक है, पैसे उसने देने हैं, उसने ऑर्डर दे दिया ब्रोकलिस्ट को सप्लाई करने का, गुड्स की सप्लाई करने का, लेकिन ये बिजनेस तो उसने सेल कर दिया बोल्टन को। तो बोल्टन ने गुड्स को सप्लाई तो कर दिया, इवन दो गुड्स द ऑर्डर वाज नॉट इन हिज नेम, इवन दो उसने किसी थर्ड पार्टी को जिसका बिजनेस पहले था उसको ऑर्डर दिया था, लेकिन फिर भी उसने जिसने जो नया पर्सन आया है, ठीक है, उसने गुड्स हैं जो वो सप्लाई कर दी। अब जोन्स जो है वो रिफ्यूज़ कर रहा है पेमेंट करने के लिए बोल्टन को। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने तो ब्रोकलिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और ये मैंने जो उससे पैसे वगैरह लेने हैं, जो भी हमारे बीच में डेट था, मैं तो उसको सेट ऑफ करूँगा। जो भी हमारे बीच में पिछला डेट है मैं तो उसको सेट ऑफ करूँगा। तो यहाँ पर जो है जोन्स है जो वो केस हार जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑफर है वो बोल्टन को तो नहीं मिली थी, तो अगर उसको ऑफर ही नहीं मिली है तो दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जोन्स को जो है पेमेंट
करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ऑफर वगैरह उसने दी थी वो पुराने ओनर को दी थी। जो भी हिसाब किताब है उनका पुराने ओनर्स वगैरह के साथ है, वो दोनों एक दूसरे के डेटर क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोल्टन है वो तो नया बंदा है, उसने फिर भी गुड्स को सप्लाई कर दिया, लेकिन उसकी जो पेमेंट है वो अब जोन्स को, नए बंदे को करनी पड़ेगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इन केस ऑफ अ जर्नल ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन हु हैज़ अ नॉलेज ऑफ द ऑफर। अगर ये जर्नल ऑफर होती, किसी की भी नॉलेज में अगर ये ऑफर आती है तो वो बंदा इसको एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफिक ऑफर है, किसी स्पेशल पर्सन के नाम पे है, तो वो सिर्फ वो ही एक्सेप्ट करेगा जो जिसको ऑफर दिया गया है, सिर्फ वो ही करेगा। अगर जर्नल ऑफर है तो कोई भी कर सकता है। जैसे ए और बी की एग्जांपल ली, तो अगर जर्नल ऑफर होता तो बी की बजाय ए भी उसका आंसर कर सकता था, लेकिन यहाँ पे जो स्पेशल, जिसका स्पेसिफिक नेम बताया गया वो ही करेगा, अदरवाइज कोई और नहीं कर सकता। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, मतलब अनकंडीशनल इन नेचर होनी चाहिए, बिना किसी शर्त के होनी चाहिए। कंडीशन वाली एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए, कोई शर्त नहीं रखनी है। सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग जो एक्सेप्टेंस है इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एंड इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब इन द मैनर इन विच इट मस्ट बी एक्सेप्टेड। ये जो एक्सेप्टेंस है वो तभी वैलिड मानी जाएगी जब तक वो एब्सोल्यूट होगी और अनक्वालिफाइड होगी, और जिस मैनर में, रीजनेबल मैनर में बताया गया है। अगर कुछ स्पेशल मेंशन किया है तो उसके अकॉर्डिंग होगी, नहीं तो जो भी रीजनेबल अगर कुछ कहा है तो प्रिस्क्राइब मैनर है तो उसमें होगी, नहीं तो रीजनेबल मैनर में एक्सेप्टेंस होगी। If the proposal prescribes a manner in which it must be accepted, then it must be accepted accordingly. अगर कोई स्पेशल प्रिस्क्राइब किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग ही एक्सेप्टेंस होगी, अदरवाइज ये रीजनेबल मैनर में होगी, बिना किसी शर्त के होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ इसको। जैसे एम ने ऑफर किया, एम ऑफर टू सेल हिज लैंड टू एन फॉर 280 पाउंड्स, लेकिन एन ने रिप्लाई किया, मैं ऑफर को एक्सेप्ट तो करूंगा बट इनक्लोज चेक फॉर 80 पाउंड्स ओनली, पर मैं सिर्फ अभी आपको 80 पाउंड्स ही दूंगा, बाकी का जो बैलेंस है 200 का वो मैं मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ दूंगा, 50 पाउंड्स की ईच होगी। तो इट वॉज हेल्ड दैट एंड कुडेंट इन्फोर्स हिज एक्सेप्टेंस। यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये अनक्वालिफाइड नहीं है। यहाँ पे उसने अपनी ही कोई शर्तें रख दी है, मैं तो ऐसे ऐसे पेमेंट करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल है, जैसे ए ने ऑफर किया टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर ₹1,00,000, बी रिप्लाइड दैट आई कैन पे ₹80,000 फॉर इट, मैं सिर्फ इतने पैसे पे कर सकता हूँ। तो जो ऑफर है ए की वो तो रिजेक्ट होगी बी के द्वारा, द एक्सेप्टेंस इज नॉट अनक्वालिफाइड। बी ने माइंड चेंज किया और प्रिपेयर हुआ कि मैं 1,00,000 देने के लिए तैयार हूँ, तो ये एक तरह की काउंटर ऑफर भी मानी जा सकती है, एंड इट इज़ अप टू ए वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट। अब ये ए के ऊपर है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, ये उसने कोई शर्त नहीं रखी। जैसे बार्गेनिंग की है, उसने 1,00,000 के बोला, उसने 80,000 बोल दे, तो ये एक तरह की काउंटर ऑफर होगी, ये कंडीशनल वाली एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब एक और एग्जांपल है, जैसे बी ने इंक्वायरी किया, ए ने इंक्वायरी किया बी से, विल यू परचेज माई कार फॉर ₹2,00,000, क्या आप मेरी कार परचेज करोगे। अब बी ने रिप्लाई कर दिया कि मैं करूँगा ₹2,00,000 की आपकी कार परचेज, बट अगर आप मेरी मोटरसाइकिल 50,000 में खरीदोगे तो यहाँ पर उसने अपनी कंडीशन लगा दी। ये कौन सी हुई, ये तो एब्सोल्यूट नहीं हुई। ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं हुई है, तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस है। ठीक है, तो हेयर बी कांट बी कंसीडर टू हैव एक्सेप्टेड द प्रपोजल, तो बी ने प्रपोजल को तो एक्सेप्ट नहीं किया अच्छे से, एब्सोल्यूट नहीं है, कंडीशनल है। इफ ऑन द अदर हैंड बी एग्रीज टू परचेज द कार फ्रॉम ए एज पर हिज प्रपोजल, अगर वो
ए के प्रपोजल को मानता है, दूसरी ओर देखे तो मानता है, लेकिन साथ में अवेलेबिलिटी मांगता है, वो आरसी की, कार की जो भी कॉपी वगैरह, जो भी पेपर्स वगैरह होते हैं उसकी डिमांड कर रहा है, वो ये डिमांड कर सकता है। ये एक तरह की कंडीशनल नहीं होगी, क्योंकि ये जो सेकंड वाला केस है, ये चीज़ें मांगना, कार की वैलिड टाइटल मांगना, वैलिड टाइटल भी तो होना जरूरी है ना, वैलिड टाइटल मांगना कार का, कार के पेपर्स वगैरह मांगना, तो ये उसकी कोई कंडीशन नहीं है, वो ऐसा मांग सकता है। जो टाइटल है वो आपका वैलिड होना चाहिए, वो ऐसा मांग सकता है। तो सेकंड वाले केस में जो आपकी एक्सेप्टेंस है ये अनकंडीशनल है, इसमें कोई भी किसी तरह की शर्त नहीं है, ये अनक्वालिफाइड है, अनकंडीशनल है। ठीक है। सेकंड फर्स्ट वाले में हाँ उसने जरूर, जो उसने मोटरसाइकिल की डिमांड रखी है वो उसकी शर्त हो गई, वो कंडीशनल है, वो नॉट अनक्वालिफाइड है, वो क्वालिफाइड है, ये अनक्वालिफाइड है सेकंड वाला। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है जो एक्सेप्टेंस है, ये कम्युनिकेट होना जरूरी है। बिल्कुल सही है जी, जब तक आप किसी को बताओगे नहीं कि हमने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, तब तक सामने वाली पार्टी को पता कैसे चलेगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, नहीं किया। टू कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। जो पार्टी ने आपको ऑफर दिया है उसको अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना जरूरी है। Any conditional acceptance or acceptance with varying the two deviant condition is not acceptance। किसी भी तरह की conditional acceptance या आपकी acceptance जो कि ऑफर को थोड़ा बहुत चेंज कर दे, वो आपकी acceptance नहीं होगी। Such conditional acceptance is a counter proposal। इसको हम काउंटर ऑफर बोलते हैं, काउंटर प्रपोजल बोलते हैं। आपने अपनी ओर से एक ऑफर रख दिया, एब्सोल्यूट प्रपोजल नहीं दिया, एक्सेप्टेंस नहीं दिया। ठीक है। तो जो आपका प्रपोजल है वो अनकंडीशनल होना चाहिए और कम्युनिकेट भी होना चाहिए और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होना चाहिए। प्रपोजल को एक्सेप्ट माना जाएगा जब ऑफरी है उसको नॉलेज है कि उसको ऑफर दिया है, ऑफ द ऑफर टू बी मेड टू हिम। जो भी उसको ऑफर मिला उसको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसको नॉलेज ही नहीं है तो वो क्या एक्सेप्टेंस देगा। दोनों पार्टीज ने कम्युनिकेट करना जरूरी है, ऑफर वाले ने भी और एक्सेप्टेंस वाले ने भी। ऑफर वाला जब तक उसको बताएगा ही नहीं, तो बी वाली पार्टी जो जिसको ऑफर दिया गया है उसको पता ही नहीं है, तो वो कैसे एक्सेप्टेंस देगा, नहीं दे सकता। ठीक है। तो एक्सेप्टेंस को भी कम्युनिकेट करना जरूरी है और ऑफर को भी कम्युनिकेट करना जरूरी है। एक्सेप्टेंस मस्ट रिलेट स्पेसिफिकली टू द ऑफर मेड। तो जो ऑफर बताई गई है उसके साथ स्पेसिफिकली होनी चाहिए। आपका जो मेन मुद्दा है मटेरियलाइज्ड जो प्रपोजल है वो कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, ओरिजिनल प्रपोजल में होना चाहिए। देन ओनली इट कैन बी मटेरियलाइज्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो स्पेसिफिक है और मटेरियलाइज्ड है तो ही वो वैलिड मानी जाएगी। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक केस स्टडी देखते हैं। ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे स्टेशन है, मेट्रोपॉलिटन। बी जो सप्लायर है सेंट उसने किया ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द सप्लाई ऑफ कोल टू द मैनेजर ऑफ अ रेलवे कंपनी, जो कि रेलवे कंपनी के मैनेजर ने एक्सेप्ट भी कर लिया। उसने मैनेजर ने वर्ड अप्रूव्ड लिख दिया उसके ऊपर, ड्राफ्ट के ऊपर, और जो ड्राफ्ट वाला एग्रीमेंट है वो उसने अपने ड्रॉअर में रख दिया, टेबल के ड्रॉअर में रख दिया, और उसने उसको दिया ही नहीं। ठीक है। अब वो जो एग्रीमेंट है वो तो ड्राफ्ट जो है वो तो ड्रॉअर में ही पड़ा रह गया, ड्रॉअर में पड़ा रह गया। अब यहाँ पे तो कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नहीं बना, क्योंकि मैनेजर ने कम्युनिकेट ही नहीं किया बी को। ठीक है। उसने अपने एक्सेप्टेंस के बारे में बताया ही नहीं है बी को। वेयर एन ऑफर मेड बाय द इंटेंडेंट ऑफी विदाउट द नॉलेज दैट एन ऑफर हैज बीन मेड टू हिम कांट बी डीम्ड एज अ एक्सेप्टेंस टू। जब तक किसी को पता ही नहीं है कि उसको ऑफर मिली है तब तक उसको डीम्ड एक्सेप्टेंस भी नहीं मानेंगे। भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल केस में ये डिसाइड हुआ था, ये बताया था उन्होंने कि ऑफर को भी कम्युनिकेट करना जरूरी है। जब तक किसी को नॉलेज ही नहीं है तो ऐसा डीम्ड हम नहीं मानेंगे कि हाँ उसने एक्सेप्ट कर ही लिया होगा, ऐसा नहीं होगा।
mere variation in the language not involving any difference in the substance would not make the acceptance ineffective. अगर थोड़ी बहुत भी लैंग्वेज में चेंज होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि एक्सेप्टेंस हमारी इनइफेक्टिव हो जाएगी, इनइफेक्टिव नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल है, ए ने प्रपोज किया बी को टू मैरी हिम, मैरी करने के लिए। बी ने इन्फॉर्म किया ए इज सिस्टर, अपनी ए प्रपोज्ड बी टू मैरी हिम। ए ने प्रपोज किया, बी ने अपनी ए की सिस्टर को बताया दैट शी इज रेडी टू मैरी हिम। ए जो लड़की है उस बी ने उसको प्रपोज किया, जैसे भी किया है ना, तो ए ने उसकी सिस्टर को बता दिया, बी का जो आंसर है, बी ने ए की सिस्टर को बता दिया। प्रपोज उसको किसने किया? ए ने किया, लेकिन आंसर किसको दे रही है? उसकी सिस्टर को दे रही है कि वो रेडी है। ठीक है, सिस्टर डिडंट इन्फॉर्म ए, उसने ए को बताया ही नहीं, सिस्टर ने बताया नहीं कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी है, उसने हाँ कर दिया। तो दोनों के बीच में किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि कम्युनिकेशन हुई ही नहीं है, पता ही नहीं है ए को कि बी का जवाब क्या है, क्योंकि जवाब बी ने ए को नहीं दिया, ए की सिस्टर को दे दिया और सिस्टर ने उसको आगे बताया ही नहीं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जो एक्सेप्टेंस है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होनी चाहिए, जैसा बताया गया उसी मैनर में होनी चाहिए। If the proposer doesn't insist on the proposal being accepted in the manner prescribed after it has been accepted, otherwise that is not in the prescribed manner, the proposer is presumed to have consented to the acceptance. इसको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। देखो, जैसा बताया गया आपको, अगर आपने वैसा एक्सेप्ट नहीं किया तो जो जिसने ऑफर दी है आपको वो उसको इन्फॉर्म करेगा कि आपने ऐसा नहीं किया, तो ऑफर को वैलिड मानना है नहीं मानना वो देखते हैं कैसे। इफ द ऑफरर प्रिस्क्राइब द एक्सेप्टेंस थ्रू द मैसेंजर एंड द ऑफरी सेंड्स द एक्सेप्टेंस बाय द ईमेल, ऑफर जो हुआ वो मैसेंजर से हुआ और ऑफरर ने मैसेंजर दिया, मैसेंजर के थ्रू किया और ऑफरी ने अपनी एक्सेप्टेंस ईमेल कर दी। There is no acceptance of the offer if the offerer informs the offeree that the acceptance is not according to the mode prescribed. यहाँ पर एक्सेप्टेंस मानी ही नहीं जाएगी, रद्द हो जाएगी, मानी ही नहीं जाएगी अगर ऑफरर ये इन्फॉर्म कर दे ऑफरी को कि आपने प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में आंसर नहीं दिया है। इफ द ऑफरर फेल्स टू डू सो, अगर ऑफरर फेल हो जाता है ऐसा करने के लिए, इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट ही हैज एक्सेप्टेड द एक्सेप्टेंस एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विल बी अराइज, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे मान लो ऑनलाइन आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आपने ऑनलाइन एजुकेशन ही देनी है, ट्यूटर ही हो आप, ऑनलाइन कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है आपको, तो आपको ईमेल आई है। अब ईमेल का जवाब आपने ईमेल से ही देना है, चाहे आपके पास लाख उनका व्हाट्सएप नंबर हो, आप अपना रिप्लाई, आप अपनी एक्सेप्टेंस व्हाट्सएप के थ्रू नहीं कर सकते। अगर व्हाट्सएप पे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो आप उसका रिप्लाई व्हाट्सएप पे करोगे, आप उसको ईमेल में नहीं करोगे। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड मोड में जो बताया गया है वो आपको करना है। अगर ऑफरर पहले इन्फॉर्म कर देगा ऑफरी को कि आपने जैसा बोला था वैसे नहीं किया, तो वहाँ पे जो आपकी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अगर वो चाहें, वो कहें कि हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, जैसे ईमेल आपको बोला गया था कि आपने अपना हाँ, अपनी प्रपोजल का एक्सेप्टेंस ईमेल से करना है, आप उसको व्हाट्सएप कर रहे हो, तो वो आपको हो सकता है कि वो व्हाट्सएप वाले को कंसिडर ही ना करे और आपको वो बताए कि आपकी एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाएगी। ठीक है, अगर वो आपको नहीं कहते कि नहीं मानी जाएगी, हाँ आप किसी से भी कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर उन्होंने बोल दिया कि आपने व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप वाली कंसिडर नहीं होगी, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, एक्सेप्टेंस ही नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है टाइम। देखो ये तो सीधी सी बात है, विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, जो बताया गया है अगर उसके बीच में बताना है तो उसमें बताओगे, नहीं तो रीजनेबल टाइम के बीच में तो आप बताओगे ही। ठीक है, देखो ए ने ऑफर किया बी को सेल करने के लिए 50 kg ऑफ बनाना एट ₹500। बनाना
ऑफर किया। बी कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस आफ्टर 4 days, बी ने उसको 4 दिन बाद आंसर किया कि हाँ मैं खरीद लूँगा। अब सच एक्सेप्टेंस सच इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज अ बनानाज आर पेरिशेबल आइटम्स couldn't stay for the period of a week. 4 days is not a reasonable time. 4 days reasonable time नहीं माना जाता है। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। A offers B to sell his house at ₹10 lakh. B ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और आंसर उसने 4 दिन बाद दिया, एक्सेप्टेंस 4 दिन बाद दी। अब यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है क्योंकि 4 days रीजनेबल टाइम है घर को खरीदने के लिए। डिपेंड करता है कि आइटम क्या है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, अगर आप चुप हो तो आपकी चुप्पी को हाँ नहीं समझना है, हाँ नहीं समझना है। समझ लोगे तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाओगे। वो बंदा बोल सकता है मैंने मेरे मुंह से तूने हाँ सुना, मैंने मेरे मुंह से हाँ सुना नहीं ना, तो फिर आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो। द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर cannot be implied from the silence of the offeree or his failure to answer unless the offeree has any previous conduct indicated that his silence is the evidence of the acceptance। तो जो उसकी साइलेंस है, पहली बात तो ये उसने कंसिडर करनी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाती है जब तक जो ऑफरी है वो कुछ इंडिकेट ना कर दे कि साइलेंस एविडेंस है एक्सेप्टेंस का। केस स्टडी देखो, केस स्टडी में आपको क्या बताया गया, एफ जो कि अंकल है उसने अपने नेफ्यू से हॉरस खरीदना है 30 पाउंड का, वो खरीदना चाहता है। इफ आई हियर नो मोर अबाउट इट आई शेल कंसिडर द हॉरस माइन एट ₹30 पाउंड्स। नेफ्यू डिडेंट रिप्लाई टू एफ एट ऑल, उसने रिप्लाई नहीं किया, एफ को रिप्लाई नहीं किया, अंकल को रिप्लाई नहीं किया। तो जो उसको ही टोल्ड हिज ऑक्शनर, उसने अपने ऑक्शनर को कहा बी to keep the particular horse out of the sale of his farm stock as intended to reserve it for his uncle। उसने अपने ऑक्शनर को बोल दिया जिसका नाम बी था कि इस पर्टिकुलर हॉर्स को सेल में से निकाल दो, स्टॉक में नहीं रखना है, इसको अंकल के लिए रिजर्व रखना है। बाय मिस्टेक ऑक्शनर ने वो घोड़ा बेच दिया। अब एफ ने स्यू कर दिया उसको फॉर द कन्वर्जन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, बेचने के लिए। F couldn't succeed as his nephew had not communicated the acceptance to him। उसके भांजे ने उसको किया थोड़ी था, हाँ थोड़ी की थी, वो तो चुप था। उसने पीछे से अपने मैनेजर को, अपने ऑक्शनर को कहा था कि नहीं बेचना। अब उसके मुंह पे तो उसने हाँ नहीं बोला था ना। जब एफ को, अंकल को हाँ मिली नहीं है तो वो उसको कैसे स्यू कर सकता है। चुप्पी को हमने हाँ नहीं समझना है, पूरे शब्दों में, वर्ड्स में उनकी हाँ को लेना है। ठीक है, वर्ड्स में उनकी हाँ होनी चाहिए, साइलेंस को आपने कंसिडर नहीं करना है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक्सेप्टेंस बाय द कंडक्ट और इम्पाइल्ड एक्सेप्टेंस, सेक्शन 8 क्या कहता है, परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस विच मे बी ऑफर्ड विद द प्रपोजल कॉन्स्टिट्यूट्स एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। ये सेक्शन हमें बताता है कि जो प्रपोजल है वो बाय कंडक्ट भी हो सकता है और एज अगेंस्ट अदर मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस, ये वर्बल भी हो सकता है, ये रिटर्न भी हो सकता है, कम्युनिकेट भी हो सकता है। कंडक्ट एक्टिविटी से हमें पता चलता है। लास्ट भी लेक्चर्स में हमने ये किया था कि आप जाते हो, रेड लाइट पे कोई लड़का आके कार का साफ करने लग जाता है तो वो वहाँ पे अपने एक्टिविटी से कह रहा है, अगर आप उसको नहीं रोकते हो इट मीन्स आपने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, टाइम के बीच होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड मोड में होना चाहिए एंड कम्युनिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए, क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। क्वालिफाइड का मतलब शर्त के साथ, अपनी शर्त नहीं रखनी है। और वही बंदा, अगर स्पेसिफिक ऑफर है तो वही बंदा एक्सेप्ट करेगा जिसको ऑफर दिया है, अगर जनरल ऑफर है तो कोई भी कर सकता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई
प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो अपने डाउट्स को। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमें मोटिवेट और सपोर्ट करते रहिए। कीप सपोर्टिंग, कीप मोटिवेटिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।